नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर है, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। दूसरी बड़ी खबर विधानसभा उपचुनाव की बदली तारीखों को लेकर है, जहां राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में हंगामेदार विधानसभा सत्र की शुरुआत को लेकर है, जहां एक बार फिर 370 का मुद्दा गूंजा। और चौथी बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर है, जहां साधु संतों के अखाड़ों का आगमन शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए 43 सीटों पर चुनावी प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा से चुनावी शंखनाद किया। यह आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा है। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड तो बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ लोग नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक मंत्री के घर से तो नोटों का पहाड़ निकला। मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने 68 में से 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 20 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने झारखंड में जो चुनावी शंखनाद किया है और यह गढ़वा में पहली प्रधानमंत्री की सभा भी थी, इसमें कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। इसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित रूप से इस समय झारखंड में और उसके आसपास जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा मोदी जी ने भी कहा, वहाँ नोटों की गड्डियां निकली हैं, उनके कनेक्शन दिल्ली से भी मिले हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी घटनाएं तो भाजपा को एक अच्छा मुद्दा मिल गई। और यहाँ अगर मोदी जी का पूरा भाषण हम देखें तो उन्होंने 2 बातों पर ज्यादा जोर दिया। एक तो किस प्रकार भाजपा विकास कर सकती है और लोगों को लाभ पहुंचा सकती है, व्यक्तिगत लाभ पहुंचा सकती है, इस पर जोर दिया। दूसरी, वो जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है उस भ्रष्टाचार पर, उस पर जोर दिया। तो तीसरा, अगर आपने देखा होगा, भाजपा ने चुनाव से बहुत पहले ही जनजाति जितने नायक थे, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा को भी कह सकते हैं, उन जनजाति नायकों को उन्होंने प्रतिष्ठित करने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से इस बहाने भाजपा का प्रयास ये है कि निचले स्तर के मतदाता तक वो पहुंचे। ये सारी कोशिश मोदी जी का भाषण भी, भाजपा का पूरा घोषणा पत्र भी और नेताओं के सारे काम भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं। जी रमेश जी, इंडिया ब्लॉक जो कि विपक्ष में है, उसका हमेशा से यही प्रयास रहा है और वह कहते भी आए हैं कि हमें ईडी और जो सीबीआई है वह झूठे केस में गिरफ्तार कर रही है, झूठे केस कर रही है। तो भाजपा कन्विंस कैसे कर पाएगी जो भ्रष्टाचार हुआ है ये असल में हुआ है? देखिए, मोटे तौर पर वो प्रचार जरूर कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से वो 2 चीजों का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष की जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एक तो इस पर प्रयास कर रहा है कि झूठे मुकदमों पर फंसाया जा रहा है, सारी शासन की एजेंसियां इस में काम कर रही हैं, कुछ खास लोगों को फायदा दिया जा रहा है। और दूसरा, वो जातिवाद के मुद्दे को ज्यादा उभार रही है। तो ये जो प्रचार है कि जिसमें ये आक्षेप है कि मुकदमे फंसाए जा रहे हैं, इसका तो बहुत ज्यादा वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जातिवाद के मुद्दे का उनको जरूर फर्क पड़ेगा। मोटे तौर पर चुनाव में कहीं ना कहीं एक दूसरे की आलोचना या दूसरे की छवि को कम करना। तो जिस तरीके से भाजपा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, अब वो इसको तो खंडन कर नहीं सकते कि नोट बरामद हुए हैं, तो वो उनका कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है एजेंसियों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के तो ये चुनाव इसी तरह का नकारात्मक मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित हो गया। जी दूसरी अगर हम बात करें रमेश जी, परिवारवाद का मुद्दा भी प्रधानमंत्री की ओर से उठाया गया है। घोर परिवारवाद की संज्ञा जेएमएम, कांग्रेस और राजद को दी गई है। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो 68 सीटों में से 18 सीटों पर तो भाजपा ने ही नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है।
इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर राजनीति में परिवारवाद तो है, अंतर केवल इतना है कि कुछ राजनीतिक दल हैं उनका नेतृत्व में परिवारवाद है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी हुई, लालू यादव जी की पार्टी हुई, या कांग्रेस को भी देख लें, और जितनी पार्टी, या शरद पवार जी की पार्टी देख लें, इन सारी पार्टियों में परिवारवाद नेतृत्व के स्तर पर है। भाजपा में ये तो नहीं कहा जा सकता कि परिवारवाद से मुक्त है। कहीं ना कहीं निचले स्तर पर भी उनके यहाँ भी मंत्रियों के बेटों को, विधायकों के बेटों को, ये ठीक है कुछ लोग सक्रिय काम कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद की तो राजनीति अभी मुक्त नहीं है। जी बिल्कुल, परिवारवाद की राजनीति मुख्य बिंदु में देखने को मिल रही। रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव, उपचुनाव की तारीख बदल गई है, जहां चुनाव आयोग ने बताया कि 3 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएगा। मीडिया सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जहां भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर विभिन्न त्योहारों को देखते हुए चुनावी तारीखों को बदला गया है। बता दें कि 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर भी चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को चुनाव होंगे। हालांकि 10 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में बदलाव नहीं किया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, 14 विधानसभा सीटों पर तारीखों का बदलाव किया गया है और इसमें त्योहारों का एक तर्क दिया गया है, जो कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से उन्हें तर्क दिया गया था। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारत में त्योहार जो है एक ऐसी चीज है ना, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय छठ के त्योहार की प्रिपरेशन के लिए सारे लोग बिहार वापस आते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो दलीलें राजनीतिक पार्टियों में दी थी, उनका सम्मान करते हुए तिथियों में बदलाव करा है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की राजनीति में फिर ये आरोप लगने लगते हैं कि जो पार्टियां हैं या जो चुनाव आयोग है वो किसी के फेवर में काम कर रहा है। इसी के तहत आज एक महत्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्र के डीजीपी के बदलाव का भी आया है, जो कि कांग्रेस की रिक्वेस्ट थी कि चुनाव आयोग को इसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने एक अच्छा डिसीजन लिया है ये इन राज्यों में जहाँ पे ये छठ पूजा की वजह से या किसी और धार्मिक आयोजन की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। मनीष जी, इसका जो तारीखों में बदलाव हुआ है, इनमें लगातार उग्र हो रहे थे या फिर प्रचार तेज हो गया था, लेकिन क्या इन तारीखों के बदलाव से प्रचार में कोई कमी हमें देखने को मिलेगी या दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना यह प्रचार बढ़ेगा? देखिए, प्रचार हमेशा चलता रहना चाहिए। मुझे लगता है भारत में जो है चुनाव एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, कहीं ना कहीं प्रचार चलता रहता है। राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव का प्रचार पिछले 4-5 दिनों में या 10 दिनों में उस पर असर नहीं लाता। पिछले 5 सालों में जो ये लोग काम करते हैं उसके असर वोट पड़ते हैं और उसी के अनुसार प्रत्याशी जीतता है या हारता है। मनीष जी, जो चुनाव आयोग है उस पर विपक्ष की ओर से कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। एक आरोप का तो आपकी ओर से भी जिक्र किया गया। ऐसे में अब जो चुनाव बदला गया है या चुनाव की तारीखों को बदला गया है, उपचुनाव की खासकर तारीखें बदली गई हैं, ऐसे में अब विपक्ष आगे और चुनाव आयोग को किसी मुद्दे पर घेरने को तैयार होगा? देखिए, चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है, उसको अपने निर्णय ना वो किसी दबाव में लेता है ना लेना चाहिए। समय समय पर वो बोलता रहता है। विपक्ष के पास अपनी राजनीति के कारण है, जब तिथियां आती हैं तो वो ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि त्योहार नजदीक है, इससे मत कराइए। जब वो आगे बढ़ाते हैं, अब वो इसमें और कोई चीज ले आएंगे, तो इस तरीके की चीजें लाना विपक्ष का अपना दायित्व है। लेकिन विपक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के अलावा देश में कुछ ऐसे स्तंभ होते हैं जिनका सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करते और वो किसी भी दल या किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते। मनीष जी, अगर हम अब चुनाव की तारीखों से हटकर फायदे नुकसान की बात करें, चुनावी तारीखों के आगे बढ़ने से,
तो हमें कौन सी पार्टियों को फायदा होता दिखेगा? साथ ही साथ इस बीच में अब जो महाकुंभ उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर और वहां चुनाव की तारीखें आगे बढ़ी हैं। ऐसे में महाकुंभ में भी अब अखाड़ों का आना, साधु संतों का आना शुरू हो गया है। क्या इसका कोई फायदा, या जो तारीखें आगे बढ़ी हैं इनका फायदा किस दल को या नुकसान किस दल को हो सकता है? देखिए, तारीखें 5 दिन आगे बढ़ने का फायदा या नुकसान किसी दल को नहीं होना चाहिए। हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है। महाकुंभ भी जो हो रहा है उसकी डेट डिसाइडेड थी, उसके मूवमेंट्स डिसाइडेड थे, और महाकुंभ में एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो यूपी के परिवेश में बिल्कुल बदलाव ला देगा। आप देखिएगा, महाकुंभ जो है ये 2.5 से 3 लाख करोड़ का निवेश इसमें आएगा उत्तर प्रदेश में, इतना एक्सपेंडिचर है इसका। तो ये एक मूलभूत परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा इस ओर काम करती रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें जो है वो हमेशा टूरिज्म को, कल्चर को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने के लिए काम करती रही है। और अगर टूरिज्म को, इंडस्ट्री को कोई भी राज्य इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करके ले जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि टूरिज्म जो है ना छोटी सर्कुलर इकोनॉमी को रोटेट करता है। बड़े उद्योगपतियों का इससे इंटरवेंशन कम होता है, लेकिन जमीनी उद्योगों को इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में सोमवार को विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस पर स्पीकर रहीम अब्दुल राथर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा करते। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भाजपा से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र का आज पहला दिन रहा, जहां विधानसभा सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। जम्मू कश्मीर में सोमवार को विधानसभा सत्र का पहला दिन था, जहां हंगामे के साथ यह विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कई सालों के बाद फिर से हमें 370 सदन में, कहें विधानसभा सत्र में सुनने को मिला है जम्मू कश्मीर के, और हंगामेदार इसका आगाज हुआ है विधानसभा सत्र का। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जीतने के बाद जब एनसी जो फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब सरकार बनाने आए थे, तो उनका पहले ही दिन से स्टेटमेंट था कि धारा 370 को वापस के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है मरकज यानी केंद्र के अंदर जो सरकार है बीजेपी की है, वो उसने ही धारा 370 को और 35A को समाप्त किया था। इसलिए जो है इसका उससे उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। हालांकि आपने देखा था चुनाव के दौरान उनका उद्देश्य यही रहा था कि धारा 370 को समाप्ति को फिर से जो है उसको स्थापित करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके अब्दुल्ला परिवार के स्वर बदल गए थे। तो वही चीज आपको यहाँ देखने पड़े कि जब पीडीपी ने इस प्रस्ताव को लाया तो जाहिर सी बात थी बीजेपी को विरोध करना ही था। साथ में एनसी ने भी वही अपनी बात को सुर में सुर मिलाया, कहा कि अभी जब तक केंद्र में बीजेपी है, उनके मन माफिक सरकार अगर केंद्र में नहीं आती है, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, तब तक इस विषय को उठाना जो है वो वेस्टलेस होगा, बेकार ही होगा। आलोक जी, एक तरह से जो आपने बताया कि पीडीपी ने तो मुद्दा उठाया, हो सकता है एनसी की ओर से ही उन्हें पॉपअप किया गया हो कि आप ही यह मुद्दा उठाएं, बाद में हम आपको समर्थन कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जीतते ही इस बात को जब प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी इस बात को उठाना ठीक नहीं है, अभी विकास की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो शांति बहाल की जा सकती है। लेकिन उनको साफ मालूम है कि इस बात को उठाने से, धारा 370 को उठाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू श्रीनगर में जिस तरीके से
आतंकवाद ने लाल चौक पे जो हैंड ग्रेनेड फेंका था, काफी समय बाद ऐसी घटना दिखाई पड़ी थी। तो ये सब बातें इस तरीके की होती रहेंगी। तो इसमें उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि जम्मू कश्मीर में जो है शांति बनी रहे, जिससे कि धारा 370 की जैसे ही ऐसी बात आएगी तो आप जानेंगे कि आतंकवाद बढ़ेगा और शांति बनेगी। क्योंकि अभी उनकी नई नई सरकार बनी, काफी दिनों बाद इलेक्शन हुए, इसलिए हमको नहीं लगता कि एनसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि उनके रिजीम में किसी प्रकार की अशांति फैले, इसलिए वह धारा 370 पे चुप्पी साधी रहेगी। जिस तरह से प्रस्ताव का जो एक एक्सेप्ट करने से इनकार किया गया है स्पीकर की ओर से, और उमर अब्दुल्ला ने 370 पर बयान भी दिया कि यह मूर्खता है, इसमें आलोक जी क्या लगता है एनसी 370 को आगे इसका प्रस्ताव लेकर आएगी? कोई कानून इसको लेकर आ सकता है? इस तरह की कोई मांग केंद्र सरकार से आने वाले समय में की जा सकती है क्या? नहीं, इसको हमें लगता है अगर मांग भी की जाएगी तो उसका कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो धारा 370 है वो केंद्र द्वारा इसको हटाया गया है। तो जाहिर सी बात है अगर इसकी पुनः स्थापना होगी तो वो आपको केंद्र से ही स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो हमको साफ नजर आ रहा है कि एनसी चाहेगी कि शांतिपूर्वक जो है पहले रिजीम किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनको शासन करने का मौका मिला है, इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाए। हालांकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जो उन्होंने शपथ ली है वो केंद्र सरकार के अधीन ही ली है, भारत सरकार के अधीन ही ली है। तो हमें नहीं लगता है कि वो किसी तरीके की ऐसी हरकतें करेंगे कि जिससे कि वहां पे अशांति फैले और जो है 356 को लागू फिर से किया जाए जम्मू कश्मीर में। उससे बेहतर है कि वो अपने रिजीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और जब आपने देखा कि काफी लोग जो है धारा 370 खत्म होने के बाद काफी खुश हैं, आपने देखा जिस तरीके से इलेक्शन हुआ 60 से 70% के बीच में लोगों ने बाहर निकले वोट दिए, तो साफ नजर आ रहा है कि ऐसी स्थिति में धारा 370 जो है वो केवल एक मुद्दा ही बन के रह गया है। ये पिछले समय की बात हो गई है। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर एक नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू करने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 को लेकर साधु संतों के अखाड़ों का आगमन शुरू हो गया है, जहां श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हो चुका है, साथ में किन्नर अखाड़ा भी नगर प्रवेश कर चुका है। इन अखाड़ों के संगनगरी आगमन पर पूरे में हजारों साधु संतों का स्वागत किया गया। अलग अलग वेश में रथ पर घोड़ों पर सवार होकर यह साधु संत जब शहर की तरफ प्रवेश करने लगे तो हर कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेला प्राधिकरण व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने माला पहनाकर सभी का नगर में स्वागत किया। अखाड़ों के आगमन का क्रम अब यहीं जारी रहेगा। अभी इसी तरह शेष 12 अखाड़े भी नगर प्रवेश करेंगे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आदित्य नारायण वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, महाकुंभ 2025 में अखाड़ों का आगमन शुरू हो गया है और अब एक के बाद एक हमें अखाड़े संगम नगरी प्रयागराज आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके आसपास अगर हम देखें हमें सियासत भी देखने को मिल रही है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये जो कुंभ का आयोजन है ये जो है सदियों से शताब्दियों से होता चला आया है, और जब कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, जब किसी को कोई सूचना नहीं होती थी, तब भी ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर लाखों साधु सन्यासी और लाखों धर्मावलंबी जो है एक ही तिथि पे एक साथ उपस्थित हो जाते थे, और ये आयोजन हमेशा से सफल होता चला आया है। इसका राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि जब भी जहां भी, चूंकि देश में लोकतंत्र है और राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व, राजनीतिक पार्टियां जो है भीड़ का लाभ लेना चाहती है, तो निश्चित तौर पर वो अपने अपने तरीके से उसका किसी ना किसी तरीके से लाभ लेने की कोशिश करते हो, वो एक अलग एंगल है। लेकिन कुंभ जो है सदियों से होता चला आया है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और यहाँ शाश्वत जो है धर्म का स्वरूप जो है, वो कहते हैं कि धर्म जो है आत्मिक चिंतन का विषय है, पर यहाँ भौतिक रूप में शाश्वत धर्म का जो है वो दर्शन होता है। और
एकदम अलौकिक ऐसी चीज है कि जो स्वयं जाकर के नहीं देख सकता वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक। तो वो जो एक ऐसा अलौकिक आयोजन है जिस आयोजन का ना तो किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है, ना किसी सरकारों से लेना देना है। सरकारें कभी भी किसी की पहले राजा और जागीरदार हुआ करते थे, तब भी पूरे देश में विस्तार से कुंभ होता था। कभी नासिक में होता था, इलाहाबाद में होता था, अलग अलग जगहों पे 4 जगह पे देश में कुंभ का आयोजन होता है। और किसी राज्य की और किसी सीमा का मोहताज नहीं था। ये पूरे देश के भारतवर्ष की सांस्कृतिक एक प्रतीक था और आज भी प्रतीक है, और दिनों दिन इसके स्वरूप का विस्तार होता चला जा रहा है। और जिससे जो है निश्चित तौर पे ये एक अपने आप में किसी धर्म की बात भी नहीं है, पूरे देश की संस्कृति को प्रोजेक्ट करता है, पूरे देश की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल के सामने लाकर रख देता है कि इतना बड़ा आयोजन जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, कैसे अनुशासित रूप से आयोजित होता है और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से वो संपन्न हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।